हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कवर करेंगे जो कि है आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, ये यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार न्यूमेरिकल आएंगे 22.5 नंबर के। सो प्लीज़ इसको ध्यान से करना, ठीक है। सबसे पहले आप पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हम मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालते क्यों हैं और ये है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई? ये आपकी एक टेक्निक है, ठीक है। ये आपकी टेक्निक है किस चीज़ की? मार्जिनल कॉस्ट को रेक्टिफाई करने की, ठीक है। हम ऐसा करते क्यों हैं? जिससे कि हमको पता लगे कि हम जो एडिशनल इनपुट डाल रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर मैंने पहले 100 प्रोडक्शन किया, ठीक है, मैंने पहले 100 प्रोडक्शन किया और उसमें जो मेरी कॉस्ट थी, मैंने अभी 100 सेल किया, उसमें जो मेरी कॉस्ट थी वो मेरी 120 आई थी, ठीक है। बट जब मैंने और 1 प्रोडक्शन किया मेरी कॉस्ट 125 आई, ठीक है। सो जो इसका डिफरेंस है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे प्रॉफिट पर, ठीक है। इन शॉर्ट, ascertainment of marginal cost and the effect on profit of change in value वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन से बात चल रही है, और टाइप ऑफ आउटपुट। अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ आउटपुट क्यों बोला है, इससे आप एक बात समझो कि ये उस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है जो काफ़ी सारे टाइप के प्रोडक्शन करती है, लाइक FMCG, ठीक है। ये उस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है जो काफ़ी सारे प्रोडक्शन करती है, डिफरेंट टाइप के। ऑलराइट, फिर से समझते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ MC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंज बाय इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको ऑपरेटर लो, ठीक है। इसमें आप एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हमने भाई समझ लिया कि हम इसको निकालते क्यों हैं, हम इसको कंप्यूट करते क्यों हैं। अब इसके कुछ फैक्ट हैं। इसमें हम एक कॉस्ट मानकर कैलकुलेट करते हैं। वो कौन सी कॉस्ट होती है? वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो बस हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे, वो हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मानेंगे। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कहां पे जाएगी, जल्दी बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जाएगी, वो डायरेक्टली चार्ज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल के। ध्यान रखना, ये मैंने एक वर्ड ध्यान से सुनना इस यूनिट के, कि जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती है, बट वो डायरेक्टली चार्ज होती है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम ईयर के। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तीसरा, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्टॉक वैल्यूएशन में एंटर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें किसमें? मार्जिनल कॉस्ट में। या कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं कि भाई मैंने इसमें वेरिएबल कॉस्ट बोला कि सर इसमें बस वेरिएबल कॉस्ट आती है। अब एक बात समझो, ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर चेंज होते रहते हैं, सो वो वेरिएबल हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों वर्ड समझ के कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सर। क्या है ये है आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सो इन शॉर्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड, इन दोनों का एडिशन आपका वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हम उसको बस शॉर्ट टर्म में कंप्यूट करते हैं, हम उसको लॉन्ग टर्म में कंप्यूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम शॉर्ट टर्म में उसे क्यों कंप्यूट करते हैं? अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें शॉर्ट रन में एक बात बताई थी कि शॉर्ट रन में आपकी बस हम वेरिएबल कॉस्ट चेंज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं करते, वो फिक्स ही रहती है। इन द सेम वे इसमें भी हम बस वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेते, ठीक है। और ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दूसरा फैक्ट क्या है? ये आपकी FMCG इंडस्ट्री के लिए होती है। इन शॉर्ट, अगर कोई इंडस्ट्री आपका एक ही टाइप का प्रोडक्शन कर रही है तो उसके लिए होती है आपकी
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये जरूरी नहीं कि वो बस यही करे, उसकी मर्जी है, वो कोई से भी कॉस्टिंग कर सकती है, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसके लिए सुटेबल होती है। ठीक है, अब आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है भाई? ये भी एक टेक्निक है कॉस्ट को निकालने की। क्या है ये भी एक टेक्निक है कॉस्ट को निकालने की, बट इसमें आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है। बात समझ में आ रही है? इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज एन कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ ascertaining cost. It is the practice of charging all costs, both variable and fixed, to operations, processes or product. And it is also known as full costing technique. इसको हम full costing भी कहते हैं। full costing क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें fixed and variable दोनों cost आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अभी आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं, चिंता मत करो। अभी आपको होमवर्क है, आपको खुद लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, वीडियो के बाद थोड़ा बहुत रिसर्च करो और खुद लिखो इसको। अभी कुछ आपको फैक्ट पता होने चाहिए जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये फैक्ट आपको हेल्प करेंगे कि ये पता लगाने में कि आपको क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है। ठीक है, सो ये फैक्ट आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। पहला फैक्ट क्या है? अगर क्वेश्चन में आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, इस केस में आपको प्रॉफिट दोनों तरीके से बराबर आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सो दोनों के केस में प्रॉफिट आपका सिमिलर आएगा। यहां पे अगर 1000 आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी 1000 ही आएगा। अगर ऐसा आ गया, आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। दूसरा फैक्ट क्या है? अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, इस केस में आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, तीसरा फैक्ट, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है ओपनिंग स्टॉक से, तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का भी प्रॉफिट कम होगा मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में निकलेगा वो कम होगा प्रॉफिट जो आपका मार्जिनल कॉस्ट में निकलेगा। ठीक है, इस फैक्ट से हमको एक बात पता लग गई कि प्रॉफिट आपका सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, आपका प्रॉफिट सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको फैक्ट बता दिए, ये आपके लिए हेल्प करेंगे कि क्वेश्चंस का पता लगाने में आपने सही करे हैं या फिर नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अभी एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहला पॉइंट, एक उसमें एडजस्टमेंट आती है अंडर एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड या फिर ओवर एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। इसमें क्या करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, पहला ये पता लगा लो। इसका फॉर्मूला होता है, ये होते क्या है, ये बहुत सिंपल है, कोई वही नहीं है, आप इसके फॉर्मूले से पता लगा लोगे। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सिस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी ओवर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। मतलब जो आपकी एक्टिविटी हो रही है उसका एक्सिस ओवर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मल्टीप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। सेकंड है ओवर एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, इसका क्या फॉर्मूला है? एक्सिस ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी ओवर नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो चिंता मत करना कि सर इसका भी फॉर्मूला याद हमको रखना पड़ेगा, नहीं याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अगर गिवन ना भी हो तो एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है, कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं सबसे भयानक मंजर पे और सबसे इजीएस्ट मंजर पे भी। ठीक है, वो क्या है? वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल जिससे आप सभी डरते हो, उससे अब आप नहीं डरोगे। क्यों? आपने कॉस्ट शीट पढ़ी है? हाँ जी सर पढ़ी है। ये आपको कॉस्ट शीट से बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। भाई क्वेश्चन पूछा कैसे, सबसे पहले ये बता दो सर। आप क्वेश्चन पूछेगा कि आपको प्रॉफिट पता लगाना है, आपको सेल पता लगानी है, या फिर इनकम स्टेटमेंट वो बता देगा कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, सो कैसे करते हैं? इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है एज सच, बट स्टिल
ये आपका सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट कहलाता है पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे एक बेसिक बात बताओ कि प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं। यस, यू आर राइट, प्रॉफिट हम निकालते हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। सो यही आपका फॉर्मेट कहता है। कैसे कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल लिख दी हमने, भाई हमको सेल्स पता लग, सेल्स उसमें गिवन होगी, सेल्स हमने लिख दी। अब हमको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए सर आप याद करो, मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बोला था कि इसमें फिक्स्ड नहीं आएगा, राइट। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी, मैंने बताई थी, हाँ या ना? हाँ जी सर बताई थी। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था, हाँ या ना? बताया था सर। सो वही फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर दो, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चर ओवरहेड को ऐड कर दो। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सर आपने यहाँ पे दो दो कॉलम क्यों बनाया? पहला कॉलम है आपका कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा कॉलम है आपका सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने के लिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और आप भी ऐसे बनाना, ठीक है। उसके बाद आप किससे क्या निकल गई? कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा है वैल्यूड एट द रेट मार्जिनल कॉस्ट, यह आपकी क्वेश्चन में गिवन होती है, इसको ऐड करना है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, ये वैल्यूड होती है मार्जिनल कॉस्ट पे, यह आपको लेस करना है। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम माइनस करेंगे, जो कि आपका वैल्यूड है मार्जिनल कॉस्ट पे। इससे आपका क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकल गया, हाँ जी सर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप हमने बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है, अभी हमको टोटल कॉस्ट निकालनी बाकी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे वेरिएबल एडमिन, दैट इज वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने इसमें ऐड कर दिए, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल चुकी है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। सर कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये होता क्या है आपको आगे पता लग जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट हम प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम कहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और इसमें एट द एंड हम इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम उसको सेल्स में से माइनस कर देंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिखा ही क्यों है? भाई टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे आप ये बता दो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हमने वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ली, बट हमको फिक्स्ड कॉस्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा जब तुम्हारी टीसी निकलेगी, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करी है। अभी इससे सिमिलर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड, और यू कैन से द इनकम स्टेटमेंट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है? सेम सेल लिख दी, देन हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग? पहले निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगेन बता रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चर ओवरहेड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो लिख दिया। उसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चर ओवरहेड, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकल गए। उसको निकलने के बाद अपन लोग सेम प्रोसीजर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ये ध्यान रखना, अंडर एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड, इन दोनों में से एक आएगा, दोनों चीज नहीं आती हैं। सो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड होगा तो आपको उस केस में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड होगा उसमें आपको लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। यह आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है। रिपीट कर रहा हूं, अंडर में प्लस, ओवर में माइनस, ये भूलना मत गलती से भी। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अपन लोग ऐड करते हैं आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये सब कॉस्ट ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया।
टोटल कॉस्ट में से अगेन अपन लोगों ने सेल्स माइनस कर दी और हमारे पास आ गया हमारा प्रॉफिट और इनकम। दोनों सिमिलर हैं, इजी आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है आई नो, बट उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरी गट फीलिंग 100% कह रही है कि ये एक क्वेश्चन आपका 22.5 नंबर में आएगा ही आएगा, सो प्लीज इसको एक बार कर लेना। अगेन मेरी गट फीलिंग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आ ही आए, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कंट्रीब्यूशन का। सर आपने कंट्रीब्यूशन वहां लिखा था, उसका मतलब बता दो। सो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है, अभी तुम ये समझो। कंट्रीब्यूशन एक टर्म है, ठीक है, जो हमको डिफाइन करती है द सरप्लस दैट रिमेन आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, इज डिडक्ट फ्रॉम सेलिंग रेवेन्यू। सर आपने क्या बोल दिया, हम कुछ समझ नहीं आया। इसका फॉर्मूला ही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि भाई सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट या फिर सेल्स माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इसके डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट का। अगर आपको याद हो, मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बताया था ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। यस यू आर राइट, ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जब आपने अपनी टोटल कॉस्ट कवर कर ली हो अपनी सेल के थ्रू, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी और सेल एट विच ए कंपनी मेक नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब क्या है, भाई आपने जितनी टोटल कॉस्ट लगाई थी आपने उतनी कवर कर ली, किससे, सेल से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, भाई इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको बस याद रखने हैं, आपके इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इजी भी है। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मैंने आपका यूनिट का फॉर्मूला बताया है। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो आपको याद ही है, बस उसके मल्टीप्लाई सेल से कर दो, आपका सेल की वॉल्यूम में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सर ये पीवी रेशियो क्या है, चिंता ना करें बच्चे, अभी आपका हम वही समझाने जा रहे हैं, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अगर आप कुछ दिख रहा होगा, यहां पे मैंने लिखा है एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। ये इससे क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना, इतना तो पता हो गया यार, तो बेसिक क्वांट है, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है और इसका मतलब एक ही है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल आपका पीवी रेशियो होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट में समझने की बात है वो क्या है, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन से मैच करता है, अगर वो बराबर है तो वो आपका होता है नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस का केस। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है बीपी से, जो आपने मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से वो ज्यादा है, तो आपको उस केस में प्रॉफिट होगा। अगर आपका बीईपी ज्यादा है एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन से, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी याद रखना। इसके बाद क्या है, आ गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता क्या है, पहले आप बेसिक समझो, पॉइंट वॉल्यूम रेशियो। पॉइंट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है कि भैया आपने हर एक सेल से कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे प्रॉफिट में। मैंने अगर 100 की सेल करी तो उस 100 ने मुझे कितना कमा के दिया, ठीक है, वही आपका रेशियो, उसका रेशियो आपको होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी सेल वैल्यू, जो मैंने भी समझा है वही है, हाँ जी सर। दूसरा, ये हमेशा परसेंटेज के लेवल में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, when the contribution from sale is expressed as a sale value percentage, it is known as profit volume ratio, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, हाँ जी सर हो गई। अभी एक बात आप जरा समझें कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को क्या क्या कहते हैं, मार्जिनल इनकम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू स्केल रेशियो एंड वेरिएबल पॉइंट रेशियो।
इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, आपको लिखना क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले हैं, कुछ बहुत इजी फॉर्मूले हैं। वो कैसे हैं आप बस ये समझे, वो इजी क्यों है आप वो समझे। सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई वो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल का उसका फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला जरा आप पढ़ें एक बार, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। क्या याद आ रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर ये तो आप सही कह रहे हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताओ क्या है इसका मतलब? ये भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है। सो मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन को दो अलग अलग फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन को हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन को हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कहते हैं। सो इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला एक ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, वो है आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट और डिफरेंस इन सेल मल्टीप्लाई 100। ये कैसे है? ये केस आपको जब आता है जब आपको दो साल की प्रॉफिट और सेल गिवन हो। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लगता है, वरना नॉर्मली फॉर्मूला आपके यही लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो एंड दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? सबसे पहले मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताया। हाँ जी सर बताया। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उससे रिलेटेड है। कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में? टोटल सेल और सेल एट दी बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये समझ नहीं आया। आपने जितनी भी सेल करी है उसका और आपको जितनी सेल करने की जरूरत थी अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए, उसका डिफरेंस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एस्टिमेट किया कि हमारी कॉस्ट आई है 10,000 रुपये और हमको इन 10,000 को कवर करने के लिए 100 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी? 100 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। हमने एक्चुअल में सेल करी है 110। सो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, जो कि आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आई? हाँ जी सर अब आ गई। ठीक है, सो जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है उतनी अच्छी कंपनी की सिचुएशन होती है। ठीक है, अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का वो है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्या है? जैसा मैंने आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में बताया था, वो क्या था भाई? हमारी सेल पे कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये उसका उल्टा है। हमारी सेल पे कितनी कॉस्ट लग रही है। इन शॉर्ट, अगर हमारी 100 सेल हो रही है तो उस पे हमारी कॉस्ट कितनी आई है टोटल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस पीवी रेशियो। सर ये 1 माइनस पीवी रेशियो समझ नहीं आया। अगर आपका पीवी रेशियो 60% आया है तो आपका कॉस्ट वॉल्यूम 40% आएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। ठीक है, इसी के साथ आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अभी आपके लिए होमवर्क क्या है? जैसे मैंने बताया, आपको खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करना है या फिर अपने आप से लिखना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस आ जाता है और वो आता रहता है। दूसरा, आपको आपके लिए एक और क्वेश्चन है पीवी रेशियो का, जो कि आपको करना है अभी। वो क्वेश्चन क्या है वो आप अभी देख लीजिए। जो आपकी पहले साल की सेल है ईयर 2019 और ईयर 2020, ठीक है, आपकी जो सेल हुई है वो हुई है 1 लाख की और 2 लाख की। ठीक है, दूसरा आपके लिए आपने जो प्रॉफिट किया है इसमें वो कितना किया है? 20%, 20% नहीं, 50,000 और यहाँ पे 80,000। आपको इसमें क्या बताना है? पीवी रेशियो क्या है, ठीक है, और आपको जो मैंने बताया कॉस्ट पर वॉल्यूम रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको इसमें कंट्रीब्यूशन बताना है। कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यह आपके लिए क्वेश्चन है।
बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपने आंसर दिया इसका मतलब आपने हमारी वीडियो देखी है पूरी। इसी के साथ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है, क्योंकि मुझे इसका कुछ डीप कॉन्सेप्ट नहीं पता थे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग।